नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। पीएम मोदी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता गया। पीएम ने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन विपक्ष को ये फूटी आंख नहीं सुहाया। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए समय क्या दिया, विपक्ष आग बबूला हो गया, आपत्ति उठाने लगा, सवाल खड़े करने लगा, चुनाव से जोड़ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा जैसी शुभ घड़ी पर भी विपक्ष के सियासी दांव खेलने पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आधिकारिक तारीख आ गई है। अगले साल 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम को निमंत्रण दिया। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की जो नूतन विग्रह बन रहा है, उसकी स्थापना प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को तय हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री, संसार में जिन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है अपने कार्यों से, देश का सम्मान बढ़ाया है, देश की सुरक्षा बढ़ी है, श्री नरेंद्र मोदी जी ये उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता क्या दिया गया, ये भी विपक्ष के गले नहीं उतरा। हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी, शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने। तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। विपक्ष भले ही प्राण प्रतिष्ठा को भी सियासत से जोड़ रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम के लिए समय दे दिया है और 22 जनवरी का दिन हर राम भक्त को उत्साहित करने वाला साबित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रण पर 22 जनवरी 2024 को रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख भी बता रहे हैं। यह सुन करके एक राम भक्त के रूप में, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के एक सिपाही के रूप में मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है। और कोटि कोटि राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी की तिथि गौरव की तिथि हो जाएगी, गर्व की तिथि हो जाएगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सहमति दी है, जो आने का कार्यक्रम बनाए हैं, यह निश्चित तौर से हर व्यक्ति को, हर राम भक्तों को उत्साहित करने वाला है। जी के कर कमलों से संपन्न होगा। हम सब लोगों ने अखबारों में ऐसी खबरें देख कर के बहुत ही मन आह्लादित हुआ है, प्रसन्न हुआ है और हम सब पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस क्षण प्रभु रामलला को भव्य दरबार में स्थापित करने के उपरांत लोकार्पण करेंगे, बहुत मन आह्लादित है। पूरे देश दुनिया के लोग उस दिन का इंतजार कर। सियासत अपनी जगह है। बहरहाल राम भक्तों को जिस घड़ी का इंतजार था वो तय हो चुकी है। अब भव्य दरबार में विराजेंगे भगवान श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फाइनली वो घड़ी अब नजदीक है जिसका हर किसी को इंतजार है, खास तौर पर राम भक्तों को। और अब जो फर्स्ट इनविटेशन भेजा गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन अब इसके बाद विपक्ष को इससे दिक्कत हो रही है। विपक्ष ने अपना काम करना शुरू कर दिया, यानी इस मुद्दे को लेकर भी सियासत करना विपक्ष ने शुरू कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये इन्विटेशन भेजने पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं और इस समारोह को 2024 से जोड़कर विपक्ष देख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को 2024 के चुनाव की तैयारी विपक्ष बता रहा है, यानी विपक्ष को इससे ऐतराज हो रहा है।
और इसीलिए अब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। चुनावों को लेकर पीएम मोदी की रणनीति भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी ने 2024 में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना समेत कई मुद्दों को चुनावी मुद्दे के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई और चुनावी मुद्दों को तलाशने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सरकार ने सभी मंत्रियों से 2024 के घोषणा पत्र के लिए कामों का डिटेल भी मांगा है। इसके तहत सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय से जुड़ी योजनाएं और उन योजनाओं की जनता के बीच कितनी पहुंच बनी है, इसका भी डिटेल देंगे। सभी मंत्री जल्द से जल्द ये डिटेल केंद्र तक पहुंचाएंगे। इसके लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सभी मंत्रियों से कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता अभिषेक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक का सीधा रुख कर लेते हैं। अभिषेक, चूंकि अब पूरी तरह से बीजेपी का जो फोकस दिख रहा है 2024 को लेकर दिख रहा है और इसीलिए अब सभी को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो डिटेल्स हैं, जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो धारा 370 के हटने की हम जिक्र करें या फिर जो एक गोल रखा है 2024 में 350 सीटें जीतने का बीजेपी ने, उसकी तरफ ये एक बड़ा कदम जिसकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के कंधों पर। बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है 5 स्टेट में और बीजेपी ने उसकी तैयारी 1 साल पहले ही कर ली थी, क्योंकि बीजेपी की तैयारी जो है वो प्री प्लान्ड होती है। तो अब बीजेपी को अब जो अगली रणनीति तैयार करनी है और उसे जमीन पर लेकर आना है और उसमें अपनी पूरी पावर झोंकनी है, वो है लोकसभा 2024। बीजेपी इस वक्त 303 सीटों के साथ सत्ता में है, बीजेपी, एनडीए नहीं। तो अब बीजेपी ये चाहती है कि इस 303 सीट को बढ़ाकर 350 किया जाए। अगर 350 का टारगेट होगा तो बीजेपी 325, 320, 310 के आसपास आएगी। ऐसा बीजेपी का प्लान है। ऐसे में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, खास करके पार्टी के महासचिवों की बात कर लूं, राष्ट्र महासचिवों की, वो प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, संगठन को कैसे मजबूत करना है उस पर काम कर रहे हैं। जो अभी आप खबर बता रही थी कि तमाम मंत्रालयों से ब्यौरा मांगा गया है कि किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं, उनकी उपलब्धियां क्या हैं और जमीन पर वो जनता के बीच किस तरीके से लागू हो पाया और जनता का क्या रिस्पॉन्स है। प्रधानमंत्री का हमेशा से ये नेचर रहा है और उनकी ये पॉलिसी रही है कि जो भी हम काम करते हैं उसका फीडबैक हमें मिलना चाहिए। यानी कि अगर जनता के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, तो उज्ज्वला योजना के तहत कितने लोगों को उसका फायदा मिला। अगर 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो उनका रिस्पॉन्स क्या है, किस तरीके से उनके बीच में वो चीजें जा रही हैं। दूसरा, अगर हम फ्री अनाज बांटने, कोरोना से शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से रुक करते हैं और जो सवाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इनविटेशन को लेकर उठ रहे हैं, उसी को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, कौशल कांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मेजर आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी से नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अयोध्या से सत्य प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सत्य प्रकाश का रुख करते हैं, उसके बाद दोनों खास मेहमानों का एक एक करके रुख करेंगे। सत्य प्रकाश, चूंकि अब तो बहुत तेजी के साथ तैयारियां इस वक्त चल रही होंगी, क्योंकि जिस डेट का सभी को इंतजार था अब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है और प्रधानमंत्री को इनविटेशन भी भेज दिया गया है। सत्य प्रकाश जी हाँ, बिल्कुल। जो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित कर दिया गया है और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य यहाँ पर हैं और उनसे हम बात कर देंगे। जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो गई हैं और अब प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेज दिया गया। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण जो है प्रशस्त हो चुका है और गर्भगृह के निर्माण के उपरांत जो है उसका पूजन का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम सब आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं और ये तैयारी व्यापक रूप से की जा रही है कि अयोध्या आने वाले जो हमारे राम भक्त हैं, जो इस देश से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जुड़े हैं, उन सब का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। और यह जो है काफी लंबे कालखंड के बाद जो है यह हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बन रहा है और जो लोग आएंगे उनके निवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके प्रसाद की व्यवस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। और इसमें बहुत से ऐसे लोग सहायक सिद्ध हो रहे हैं जो विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे अयोध्या में लगभग 15 से 20 भोजनालय चलेंगे, प्रसाद जिसमें वितरण किया जाएगा। 8000 के आसपास प्रतिदिन एक भोजनालय में लोग भोजन प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से 20 भोजनालय चलने वाले, आप संख्या का अनुमान लगा
दिला सकते हैं। लाखों लोगों को जो है प्रसाद प्राप्त हो, ऐसे प्रयास जो है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। लेकिन एक निवेदन भी किया है श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ने कि आप 26 जनवरी के बाद आइए, क्योंकि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें सीमित संख्या में लोगों को आमंत्रित किया गया। वो आमंत्रित लोग होंगे, ऐसी लगभग जो है 6,500 की संख्या होगी, जिसमें से 4,000 संत होंगे, 2,500 जो है ऐसे महानुभाव होंगे जो विभिन्न विषयों से जुड़े होंगे, चाहे वह सेना से हो, चाहे वह विधि यानी तमाम तैयारियां इसी को देखते हुए और आम लोगों के लिए भी ये क्लियर कर दिया गया है कि वो 26 तारीख के बाद जाएं, जिससे किसी तरह की कोई अव्यवस्था लोगों के लिए ना हो। और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो लाइव लोग देख पाएंगे अपने घरों से। मैं आपके पास वापस सत्यप्रकाश अभी लौट रही हूँ। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष जी, पहला सवाल आप ही से है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फर्स्ट इन्विटेशन भेजा गया है तो विपक्ष को एतराज क्यों है? देखिए, हमें एतराज इस बात से नहीं है कि उनको इनविटेशन क्यों भेजा गया है। जो विपक्ष को एतराज है वो इस बात से है कि बाकियों को क्यों नहीं इनविटेशन भेजा गया। दोनों चीजों में फर्क है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार और सनातन धर्म के अनुयायियों की अभिलाषा अनुसार हो रहा है। हाँ, उसमें हम सब शामिल हैं। लेकिन आशीष जी, अभी तो शुरुआत हुई है ना, और सबसे पहला जो न्योता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को आमंत्रित नहीं किया जाएगा? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, अगर आप देखें तो देश का संवैधानिक जो सबसे ऊंचा पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है। यदि अगर कोई उस तरीके, उस नजरिए से आप देखिए तो सबसे पहले राष्ट्रपति को आमंत्रित करना चाहिए था, उन्होंने प्रधानमंत्री को किया है। क्योंकि जब राष्ट्रपति होती हैं वो राजनीतिक नहीं रह जाती, क्योंकि वो पूरे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। तो सबसे पहला इन्विटेशन हमारी समझ से उनको जाना चाहिए था, उनको आमंत्रित करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। साथ ही क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं, भगवान राम सबके, कोई भी मंदिर हो, कोई भी भगवान हो, किसी उसका कोई ऐसा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं। जब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं या आप अपने घर में जब पूजा करते हैं तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में ये नहीं देखते कि ये एक राजनीतिक दल का है, मैं बुलाऊं या ना बुलाऊं, आप सबको आमंत्रित करते हैं। तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा और यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कौन आता है कौन नहीं आता है ये उस पर छोड़ दीजिए, लेकिन आमंत्रित करना ये मैं समझता हूँ सही चीज होगी। और ऐसे समय पे आपको जितने भी पार्टियां हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्षों को, क्या विपक्ष को इनवाइट नहीं किया जाएगा क्या इस बड़े मौके पर? क्या भगवान श्री राम सिर्फ आप ही के हैं क्या? आकांक्षा जी, मैं अपने दोस्त को सुन रहा था और उस पर सिर्फ मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। तो मोदी जी के आने से वक्त ने अपने सांचे बदल दिए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के ऊपर कभी आस्था नहीं दिखाई। ये मेरे मित्र जो बोल रहे थे, इन्हीं की पार्टी के अभी के महासचिव रामचरितमानस अपनी छपवा के बंटवाने वाले थे। तो मैं अपने दोस्त से पूछना चाहूंगा, वो छपी बटी या नहीं बटी? आज तक कभी तक किसी भी समाजवादी के प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पे अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी के महासचिव की बात का खंडन नहीं किया। जो राम की गाथा पे ऊपर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, वो जब राम की बात करते हैं तो हिपोक्रेसी और दोगलापन लगता है। और जहां तक रही इनवाइट करना, राम जन्मभूमि एक ट्रस्ट है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो जिसको चाहे उसको इनवाइट कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी में उन्हें एक देश का एक सबसे बड़ा नागरिक नजर आया, जो भारतीय समाज के उस वर्ग के लिए भी काम करता है जिसके लिए अभी तक सारी सरकारें हमेशा माइनॉरिटीज के लिए काम करती थी। उनका एक नारा, एक एजेंडा होता था कि हिंदुओं को जातियों में तोड़ो और माइनॉरिटीज को जोड़ो और राज करो। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ एक नए भारत का निर्माण करने की कोशिश हो रही है।
ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। दो बातें अभी आपने रखी, एक आपने ये भी कहा कि जो राम की गाथा पर सवाल उठाते हैं उस पर समाजवादी पार्टी मौन क्यों है। दूसरा, प्रधानमंत्री को जो इन्विटेशन भेजे उस पर भी आपने एक बात अभी कही कि फर्स्ट पर्सन उन्होंने समझा तो इसीलिए प्रधानमंत्री को इन्विटेशन भेजा गया। मैं इस पर भी आगे रिएक्शन लूंगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे और साथ ही सुनाएंगे कि दर्शन के बाद उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कितने सारे महान लोग तो अपनी उनकी जान तक चली गई ये मंदिर देखने के लिए। कितने सारे जो हमारे कार सेवक हैं उन्होंने अपनी जान दी है। कितने सारे लोगों ने ये केस लड़ा हुआ है और 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। और हमारे जो योगी जी हैं उनकी कृपा है, उन्होंने भी इस केस में हो गया है। जब सभी राम भक्तों का इंतजार खत्म हो जाएगा तो कंगना रनौत ने जो बात का जिक्र किया कि ये संभव हो पाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाया है। आशीष जी, आप ही से रिएक्शन ले लेती हूँ इस पर। मैं जो संघर्ष किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सीएम योगी का भी उन्होंने जिक्र किया कि उन्हीं के संघर्षों की वजह से ये संभव हो पाया है। कंगना जी की जो जानकारी है वो पहले भी चर्चा में रही है, तो मैं उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं समझता हूँ। हम सबको मालूम है कि जो निर्माण हो रहा है वो देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर अगर कंगना रनौत किसी को समझते हैं तो मैं ये उनकी समझ को छोड़ देता हूँ और उस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इस तरह सवाल उठाना प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, क्योंकि ये वो दिन है जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार रहा है, बहुत सालों से बहुत लंबा संघर्ष रहा है, उनकी भावनाओं को आहत करने जैसा नहीं होगा क्या? नहीं, आप यहाँ यही समझने की आवश्यकता है। हमने कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी को ही क्यों बुलाया है। हमने ये कहा कि बाकियों को भी बुलाइए, हमने ये कहा है। हमने ये तो कभी नहीं कहा कि उनको क्यों बुलाए। और जहाँ अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसने नरेंद्र मोदी जी को जो है सबसे बड़ा नागरिक पाया। तो फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि जब जो देश का राष्ट्रपति होता है वही देश का सबसे ऊंचा पद है, ये सबको पता है। ठीक है, इस पर मैं जवाब जरूर उनसे लूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और ले लूं। उन्होंने ये भी कहा था कि राम की गाथा पर जो सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी उन पर मौन क्यों रहती है, क्यों समाजवादी पार्टी उस वक्त स्टैंड नहीं लेती? अभी वो कह रहे थे कि किसी ने भी उनके खिलाफ सही कुछ कहा। मुझे याद है जनवरी से शायद मैं आपके चैनल पे बोलता आ रहा हूँ और आज अक्टूबर का महीना आ गया है कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिए सनातन धर्म को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, वो उनके निजी बयान है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई, और मैं हमेशा कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा उन्हें पार्टी से निष्कासित कर सकती है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। कि जब उन्होंने इतना ज्यादा अपमान किया है तो उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे दर्ज होकर कार्रवाई आपका रुख कर लेती हूँ। अब ये तो देखिए क्लियर कर रहे हैं अपना स्टैंड कि वो गलत कर रहे हैं और वो बार बार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके ऊपर सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप प्रथम नागरिक की बात कर रहे हैं तो वो राष्ट्रपति को इन्विटेशन भेजा जाना चाहिए। और तीसरा सवाल इसमें यह भी है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहे हैं कि ये महज एक चुनाव की तैयारी है। कोई भी काम जो देश के निर्माण में होता है वो सब चुनाव की तैयारी विपक्ष मानता है तो वो मानता रहे। राम मंदिर का बनना पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है जो 500 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। और मैंने प्रथम नागरिक के पात्रता की बात की थी। कौन पात्र है? जो पात्र ही नहीं है उसके बारे में उसको इनवाइट करना न करना वो उनकी बात है, पर अगर मेरे से पूछेंगी तो पात्रता तो नजर आनी चाहिए। एक ऐसी पार्टी जो 84 कोसी परिक्रमा बैन कराती हो, एक ऐसी पार्टी जो कांवड़ यात्रा बैन कराती हो, एक ऐसी पार्टी जो ऑफिस में पुलिस थानों में होने वाली शिवरात्रि को बैन कराती हो, उसके पार्टी प्रवक्ता कितना बचाएंगे? और अगर ये कह रहे हैं ये आधिकारिक तौर पे अभी तक अखिलेश जी ने एक ट्वीट नहीं किया है इनके स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ।
राम भक्तों पे गोली ये चलाते हैं। इनकी पार्टी का नारा हुआ करता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जिसको जाना था वो तो चला गया, कौन हवा में उड़ गया ये सबको नजर आ रहा है, और कौन विराजमान होने जा रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है। तो अपनी पार्टी की विचारधारा को जाकर के दोबारा पढ़िए और देखिए, और उसके कुकृत्यों को जरा गौर से देखिए, कितना क्या किया हुआ है, राम भक्तों को किस तरह से मारा गया था। कौशल कांची और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और